Hey guys, welcome back to the channel. So guys, this is the second part of business skill 2 session. In the first session we have discussed till 7 pathways to personal mastery, and we have introduced the concept of personal mastery also. So and in this session we will start from the mindfulness, okay, and this video is going to continue in Hindi language. So now I will speak in Hindi, okay guys. दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो नोट्स है वो प्रोवाइड करने के लिए, तो इस ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़र्स्ट पार्ट जाके देखो, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से है पर्सनल मास्टरी के। और मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ और ये जो आपको नोट्स से मैं समझा रहा हूँ ये बिल्कुल लेंदी है और मतलब इन डेप्थ है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से सिर्फ लिख के मैंने आपको दिखा दिया। ये iEvolve के जो कोर्सेज़ हैं, जो लिंक्डइन के जो कोर्सेज़ थे और जो PDF है वहाँ पे प्रोवाइड, इन तीनों का मिक्सचर जाके फिर ये नोट्स बने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ और आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बेच रहा है कुछ, ठीक है, पैसों से, तो आपको वो ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स काफ़ी है। फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप iEvolve पे जाके जो मटेरियल है उसको पढ़ सकते हो, और ये मोर देन इनफ है। बाकी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। कोई आपको नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हर बार पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, वो क्या पढ़ रहे हैं, माइंडफुलनेस, ठीक है। तो माइंडफुलनेस के बारे में क्या लिख रखा है, द एबिलिटी टू सी हाउ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स create much of the reality we experience and how we contribute to the situation that arise around us, ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब सिंपल है कि आपके साथ जो सिचुएशन हो रही है उसमें आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है, और आपके जो थॉट्स है और जो आपकी फीलिंग्स है वो कैसे अराइज हो रही है, आप क्या फील कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उससे अवेयर होना, ठीक है, और उस पर आप कैसे रिस्पोंड करते हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, माइंडफुलनेस के अंडर आती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो दोस्तों क्या लिख रखा है, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ क्राइसिस, इम्प्रूविंग योर सिचुएशन एनालिसिस अप्रोच और हैंडलिंग अ डिफिकल्ट डिस्कशन इज मोस्ट लाइकली अ मेंटल वन। विद माइंडफुलनेस वी कैन एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड मेक बेटर चॉइसेस, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो पर्टिकुलर, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, मेंटली थिंक करना होता है, ठीक है। आप कैसे बिहेव कर रहे हो मेंटली, यही तो माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस के साथ आप सेल्फ कंट्रोल और जो बेटर चॉइसेस है वो कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई है या फिर आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है, और उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो और उसको आप देख रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो कि ना आपने ऑब्ज़र्व करा कि मैंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बिहेव करा है। फिर आगे अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, बेटर से बिहेव कर पाओगे, बेटर से रिस्पॉन्ड कर पाओगे, और जो चॉइसेस है वो आपकी क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यही चीज़ किसके अंडर आती है, माइंडफुलनेस के अंडर आती है। अब दोस्तों जो यहाँ पे ये दे रखा है डेनियल गोल्ड्समैन का 4 डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपसे पूछ सकते हैं कि 4 डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, EI भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस को ये EI शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 4 डायमेंशन का, ये किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, डेनियल गोल्ड्समैन ने दिया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेनियल गोल्ड्समैन ने जो 4 डायमेंशन दिए थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो कौन कौन से दिए थे। तो यहाँ पे देखो ये मैंने बना रखा है ये, ठीक है। ये कौन कौन से, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और सेल्फ मैनेजमेंट है, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अवेयरनेस दोनों में है, तो एक सेल्फ है एक सोशल, एक अपना आप अवेयरनेस कर रहे हो और एक आपके पास जो सोसाइटी है सोशल, उसके लिए अवेयरनेस। फिर एक आपका सेल्फ मैनेजमेंट है और फिर दूसरा क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो ये चारों जो है ये क्या है, 4 डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है नोट। ये नोट क्या लिख रखा है, द गैप बिटवीन करंट रियलिटी एंड पर्सनल विजन प्रोपेल्स देम फॉरवर्ड एंड दिस गैप इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज क्रिएटिव टेंशन, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि जो क्रिएटिव टेंशन है उसका क्या मतलब है। तो ये गैप है करंट रियलिटी और पर्सनल विजन,
ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अभी आपकी सिचुएशन है और आपका जो विज़न है, उन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव टेंशन। और यही जो गैप है ये आपको आगे मूव करने में मदद करता है। अभी आपकी जो सिचुएशन है और आपका एक विज़न है, उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो इन दोनों के बीच में गैप है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, विज़न को टारगेट कर रहे हो और इसकी वजह से आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो इस गैप को हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिव टेंशन। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे की लिख रखा है ग्रोथ माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, कैरल ड्वेक ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने ही, कैरल ड्वेक जो है, इन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बता रखा है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ ये याद रखने के लिए लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने बोल रखा था ग्रोथ माइंडसेट। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक बुक और है, जो बुक का क्या नाम है, 25 वेज टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। और ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, सागा ब्रिक्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 वेज टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, ये किसने लिखी थी, सागा ब्रिक्स ने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो कौन सा है, रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या लिख रखा है दोस्तों, रिजल्ट ओरिएंटेड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन आउटकम रेदर देन प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और डिलीवर अ सर्विस। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि आप किस पे फोकस करते हो, आउटकम पे। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे फोकस करती है, आउटकम पे, रेदर देन द प्रोसेस एंड यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। आपके फैक्ट्री है, मान लो, आप समझो ऐसे, अगर आपकी एक फैक्ट्री है पेपर बनाने की, तो आप पेपर जो बना रहे हो 1 घंटे में कौन सी मशीन से बना रहे हो, कैसे मशीन में पेपर डाल रहे हो, कहाँ से माल उठा रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता। लेकिन आप 1 घंटे में कितने पेपर प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उस मशीन से, तो अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब यही है, ओरिएंटेड, जो आप ना उस पर बात करते हो कि आपका जो आउटकम है वो कितना है। ठीक है, आप अगर जिम में जाते हो और आपको 3 महीने हो गया, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कौन सी डाइट ले रहे हो और आपका क्या शेड्यूल है, लेकिन आपकी मसल बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो तो आप किसके ऊपर, किसकी बात कर रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेते हैं 4 वेज टू बिकम अ रिजल्ट ड्रिवन वर्कर। ठीक है, सबसे पहला वेज क्या है, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन मेजर द रिजल्ट। ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क करो जहाँ पे आप अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, टर्न एवरीथिंग यू डू इनटू अ केस स्टडी। अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट पे वर्क करा है और वो प्रोजेक्ट ड्राई रन से लाइव रन पे जा चुका है, तो आप उसको एक केस स्टडी में कन्वर्ट करके समझो कि आपने क्या से क्या करा था और कैसे वो लाइव हुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड वेज टू मेजर आउटकम। अगर आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो आप उसमें ये देखो कि आप कैसे आउटकम को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इम्प्रूव योर वर्क स्टाइल। अपने काम करने के तरीके को चेंज करो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट ड्रिवन वर्कर बन सकते हो। अब जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क टू अ टीम मेंबर। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप किसी टीम मेंबर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कुछ काम करने के लिए। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल बोल दे रहे हो कि ये काम कर देना। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब है कि प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, एक टाइम पीरियड के साथ देना कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर इस काम को ख़त्म करोगे। ठीक है, तो जैसे आपके जो मैनेजर हैं, वो मैनेजर आपको कुछ काम देते हैं, तो एक तरीके से वो आपको क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और आप से वो एक स्टेटस भी लेते हैं स्क्रम कॉल में, जैसे कि आपने आज क्या करा और आप इस काम को कब तक ख़त्म करोगे। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये मैंने एक मोटा तौर पे आपको बताया कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो आप क्या लिख रखा है, हर्सी एंड ब्लैंचार्ड डिफाइन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय मैनेजर, टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिहेवियर। अब देखो इन्हीं से तो क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में।
तो हर्शी एंड ब्लैंकार्ड जो है इन्होंने 2 काइंड ऑफ बिहेवियर बता रखे हैं जो मैनेजर एग्जिबिट करते हैं। पहला बिहेवियर कौन सा होता है, एक टास्क बिहेवियर, और एक दूसरा बिहेवियर कौन सा होता है, रिलेशनशिप बिहेवियर। तो आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 बिहेवियर मैनेजर से कौन कौन से सिलेक्ट करो। यहाँ पे बिहेवियर हर्शी एंड ब्लैंकार्ड के हिसाब से होते हैं। तो एक बिहेवियर आपको ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है टास्क बिहेवियर, दूसरा क्या करना है, रिलेशनशिप बिहेवियर। अब यहाँ पे समझ भी लेते हैं कि टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर का मतलब क्या है। तो दोस्तों टास्क बिहेवियर फोकस ऑन वन वे कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिहेवियर ऑन द अदर हैंड इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। तो दोस्तों टास्क बिहेवियर में क्या होता है कि एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, अगर आपको काम दे दिया तो आप अपना काम कर रहे हो बस। लेकिन रिलेशनशिप बिहेवियर में क्या होता है कि आपको काम दिया है तो आप जिसको काम दिया उससे आप फीडबैक भी ले रहे हो, उससे समझ भी रहे हो कि काम में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये जो बिहेवियर है वो क्या है, दोनों साइड से है, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है वो क्या है, दोनों साइड से है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिहेवियर बोलते हैं। और ये किसने दिया था, हर्शी एंड ब्लैंकार्ड ने दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या लिख रखा है, इन अ सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल अ मैनेजर फोकसेस मोर ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाई थिंग्स मस्ट बी डन रेदर देन एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट मस्ट बी डन, ठीक है। अगर आपका जो लीडर है और उसके अंदर सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल है तो उसमें क्या बता रखा है कि मैनेजर जो फोकस है वो किस पे फोकस करता है, देखो क्या लिख रखा है, व्हाई थिंग्स मस्ट बी डन रेदर देन एक्सप्लेनिंग व्हाट मस्ट बी डन। आपको वो ये ना समझाए कि क्या करना है, बल्कि आपको ये बोले कि ये चीज़ क्यों करनी है। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में वर्क दे रखा है और आपको बता रहे हैं कि ये वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको क्लाइंट को जवाब देना है और क्लाइंट से आपको टाइमलाइन आया हुआ है। तो आप अगर फोकस कर रहा है आपका जो लीडर है कि क्यों काम करा जाए रेदर देन कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी में क्या फ़र्क है वो समझते हैं, ठीक है। ओनरशिप मीन्स नोइंग व्हाई यू आर डूइंग द वर्क, द आउटकम एंड मेकिंग श्योर दैट व्हाट यू प्रोड्यूस द आउटपुट इज़ फिट फॉर पर्पस, ठीक है। ओनरशिप का मतलब है कि अगर आप कुछ काम करने के लिए अगर आपको दिया गया है तो आप उसका जो आउटकम है वो आप उसकी क्या ले रहे हो, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो, ठीक है। और जो आप आउटकम प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप देख रहे हो फिट फॉर पर्पस है, प्रोजेक्ट के हिसाब से वो क्या है, काम उसका यूज़फुल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी में देखो क्या होता है, इज़ टू बी हेल्ड टू अकाउंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटा सा डिफरेंस है अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप में। देखो अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि आपको काम दिया बस आपने कर दिया, ठीक है, आपको जितना काम दिया था आपने उतना कर दिया। लेकिन आप ओनरशिप में क्या करते हो, आप जो काम कर रहे हो आप ये भी देख रहे हो कि वो फिट फॉर पर्पस है या नहीं है, जो आपने आउटकम प्रोड्यूस करा है वो कैसे यूज़ होगा बिजनेस में, क्लाइंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, आप पूरी ओनरशिप ले रहे हो उस चीज़ के लिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि आप को काम दिया 1 घंटे का 2 घंटे का आपने करके उसको दे दिया, बस ख़त्म, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, ठीक है। लेकिन आप ओनरशिप में पूरा एक उसको ओन करके चलते हो काम को। तो ये डिफरेंस है ओनरशिप में और अकाउंटेबिलिटी में। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और ओनरशिप क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो अगर आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेते हो तो आप उसको एंड तक उसको देखते रहते हो कि ये काम जो करा है आपने वो कैसे यूज़फुल हो रहा है, कैसे काम आ रहा है दूसरों के, हैं। तो ये आपका क्या है, अंदर से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, आपको कुछ काम दिया और आपने क्या करा, उसे बस कर दिया। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है आप पे, कि आपको किसी ने बोला है इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो पेपर में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो आपको टिक लगाना है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो आपको किस पे टिक लगाना है, चूज़ करना है ओनरशिप इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, देयर इज़ अ वीडियो ऑन अकाउंटेबिलिटी बाय फ्रेड कॉफमैन, ठीक है। फ्रेड कॉफमैन जो साइंटिस्ट है
उन्होंने एक वीडियो बना रखी है, और iWolf के जो PDF है उसमें जो है लिंक्डइन की एक वीडियो है जो किसने बना रही है, फ्रेड कॉफमैन है, वो आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं OKR। ठीक है, OKR क्या क्या मतलब होता है। OKR का मतलब देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स अलाउ अस टू फोकस ऑन आवर प्रायोरिटीज, क्रिएट क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। O का मतलब है ऑब्जेक्टिव, K का मतलब है की, और R का मतलब क्या है, रिजल्ट्स। OKR मतलब ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स अलाउ अस टू फोकस ऑन आवर प्रायोरिटीज, क्रिएट क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट का मतलब क्या है कि हम फोकस करते हैं अपनी प्रायोरिटी पे, और क्लैरिटी आती है हमारे पास, और हम अकाउंटेबल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। ये मतलब है OKR का। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो क्या लिख रखा है, कमांडर्स इंटेंट इज द डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ सक्सेसफुल मिशन एंड लुक लाइक। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा समझ लेना है कि कमांडर इंटेंट जो है वो किस पे फोकस करता है, वो क्या बताता है। तो एक डिस्क्रिप्शन है और डेफिनेशन है कि एक सक्सेसफुल मिशन है वो कैसा दिखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कमांडर इंटेंट्स। ये ठीक है, ये दोबारा मैंने लिख दिया था, तो आपको ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिख रखी है, कमांडर्स इंटेंट अ की एलिमेंट टू हेल्प अ प्लान मेंटेन रिलेवेंसी एंड अप्लीकेबिलिटी इन chaotic एंड डायनेमिक एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो थोड़ा समझा रखा है कि कमांडर इंटेंट क्या है। ठीक है, तो ये की है, एलिमेंट है कि अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो और किसी एक कियोटिक मूवमेंट में फंस जाते हो, और एक डायनिक मूवमेंट में आप कैसे रिसोर्स को अलाइन करोगे, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, कमांडर इंटेंट के अंदर आएगी। इससे पहले जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि ऐसे पूछ रहे डैश, ठीक है, यहाँ पे आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि ये हटा देगा और पूछ लेगा डैश इज द डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ सक्सेसफुल मिशन विल लुक लाइक। तो आपको ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है, कमांडर्स इंटेंट। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कोलैबोरेटिव वेज ऑफ वर्किंग। ठीक है, इसमें देखो क्या लिख रखा है, एक साइंटिस्ट है हेनरी फोर्ड, उन्होंने क्या बोला था, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, और वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो आपको ये याद रखना है ये किसने बोला था। ठीक है, तो सिंपल सा है, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, और वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। अब बिल्डिंग अ कोहेसिव टीम। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, बिल्डिंग अ कोहेसिव टीम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिख रखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम कम्स फ्रॉम ओपन कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। अगर आपकी कोई टीम है तो उसमें जो स्ट्रेंथ है, जो रियल स्ट्रेंथ है, वो कैसे आती है, वो ओपन कम्युनिकेशन, जब सबके बीच में क्या हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, कोऑपरेशन हो, ठीक है, आपस में दोनों का सहयोग करे, और क्या हो, ट्रस्ट हो। तो ये जो तीन फैक्टर हैं, ये किसके फैक्टर हैं, स्ट्रेंथ का। तो आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में क्वेश्चन देके कि कोहेसिव टीम के लिए जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से बिल्डअप होती है। तो ऑप्शन में आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओपन कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये तीन आपको सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है, हाउ टू बी अ गुड टीम प्लेयर। ठीक है, हाउ टू बी अ गुड टीम प्लेयर। तो टीम प्लेयर में सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या, विंसी लोम्बार्डी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ बोला था। जो कोट्स है, ठीक है, ये जो कोट्स है ये आपको रट लेने हैं, ये जो कोट्स है जितने भी। तो अभी सबसे पहला आपने कोट जो देखा वो कौन सा देखा था, हेनरी फोर्ड का कमिंग टुगेदर वाला। अब जो कोट है वो क्या है, ये आपको याद कैसे होंगे, अब जब इनको बार बार देखोगे, बार बार लिख के देखोगे और प्रैक्टिस करोगे इसको याद रखने की, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो टीम प्लेयर में जो है विंसी लोम्बार्डी, उन्होंने क्या बोल रखा है कि इंडिविजुअल कमिटमेंट टू अ ग्रुप एफर्ट, दैट इज व्हाट मेक्स अ टीम वर्क, अ कंपनी वर्क, अ सोसाइटी वर्क, अ सिविलाइजेशन वर्क। एक टीम के अंदर एक अपना मेंबर जो है वो अपना इंडिविजुअल कमिटमेंट कितना दे रहा है वही मैटर करता है एक टीम वर्क में, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, एक सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, और एक सिविलाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये किसने दिया था, विंसी लोम्बार्डी ने। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, अजाइल माइंडसेट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अजाइल माइंडसेट। तो देखो यहाँ पे अजाइल माइंडसेट में क्या लिख रखा है, द आइडिया ऑफ माइंडसेट वाज डिस्कवर्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय कैरल ड्वेक
अ वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो माइंडसेट है, जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो किसने दिया था? साइकोलॉजिस्ट थी कैरल, थी मतलब है भी, कैरल ड्वेक। उन्होंने ही ये जो माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट का, वो इन्होंने ही दिया था। किसने? कैरल ड्वेक ने। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, अजाइल माइंडसेट इज अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। जो अजाइल माइंडसेट है वो किसके पे फोकस करता है? ग्रोथ माइंडसेट। मैंने आपको समझा रखा है कि ग्रोथ माइंडसेट और जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट में मतलब क्या होता है कि आप अगर आपके साथ कुछ गलती हुई, ठीक है, आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो आप क्या सोचोगे कि इससे कैसे सीख के मैं और आगे बढ़ूँ। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होगा वो क्या सोचेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही फेल हो जाता हूँ। तो वो फिर प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा आगे बढ़ने की। तो उसका माइंडसेट क्या होगा? फिक्स माइंडसेट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रखा है, एक कोट लिख रखा है, द मोर यू सीक द अनकंफर्टेबल द मोर यू विल बी कंफर्टेबल। ये किसने दिया था? कॉनन मैकग्रेगर। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जितना ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, जितना ज़्यादा मुश्किलों से लड़ोगे, उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल होते जाओगे। फिर यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट लिख रखा है मैंने यहाँ पे, CEO ऑफ लीन कानबान। जो लीन कानबान का जो CEO है वो कौन है? टॉड लिटिल। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों समझा रखा है अजाइल माइंडसेट। ठीक है, सबसे पहले कोर्स और कुछ साइंटिस्ट के नाम थे वो आपको याद रखने थे। अब यहाँ पे समझा रखा है अजाइल माइंडसेट। अजाइल माइंडसेट का सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्यू सेटबैक्स। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, व्यू सेटबैक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? इम्प्रेस आइट्रेशन कोलैबोरेशन एंड चेंज, फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू। तो पेपर में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछ सकते हैं कि अजाइल माइंडसेट किस पे फोकस करता है? ये डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू किसी चीज़ में डिलीवर करना, वो किसके अंडर आएगा? अजाइल माइंडसेट के अंदर। आपका जो फेलियर है उससे सीखना, ये भी किसके अंदर आता है? अजाइल माइंडसेट के अंदर है। आइट्रेशन को इम्प्रेस करना, अगर आप किसी चीज़ को दोबारा कर रहे हो सही तरीके से तो वो अजाइल माइंडसेट के अंदर आता है। कोलैबोरेशन, टीम जो है उन सब के बीच में ओपन कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, ट्रस्ट है, वो किसके अंदर आएगा? अजाइल माइंडसेट के अंदर आएगा। चेंज हो रहा है, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। जैसे अगर अभी पहले क्या था, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब आपने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने लग गए, तो आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हो। तो वो सब किसके अंडर आएगा? अजाइल माइंडसेट के अंडर आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है, देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक आई बिलीव मेकअप द अजाइल माइंडसेट। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो अजाइल माइंडसेट को अंडर आते हैं? सबसे पहला क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। थ्रस्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए आपको हमेशा प्यासा रहना चाहिए कि अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है तो आप उसको गैदर कर सको। टीम सक्सेस का गोल होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, अभी समझेंगे प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है। विलिंगनेस टू फेल और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि अजाइल माइंडसेट किस पे फोकस करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है अजाइल माइंडसेट। अब दोस्तों यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म जो था वो समझा रखा है, क्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट फेसेट ऑफ अजाइल। ठीक है, इट इज क्रिटिकल दैट टीम अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस एंड डील्स विद थिंग्स सेंसिवली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट में और अजाइल में जो क्वालिटी है वो क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा आपने पढ़ा था, अजाइल फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू, और जो डिलीवर वैल्यू करता है वो किसके हिसाब से करता है? क्वालिटी के हिसाब से करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी टीम में हो और टीम में वर्क कर रहे हो तो आप थ्योरेटिकली एज्यूम करके काम ना करें। किस पे काम करें? आप प्रैक्टिकली तरीके से काम करें। ठीक है, सेंसिबली रियलिस्टिकली सोच के अगर आप काम कर रहे हो तो वो चीज़ क्या है? प्रैग्मेटिज्म है। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो विंग्स वन का एग्ज़ाम हुआ है मई 2023 में, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो मेरे नोट्स है उसी से क्वेश्चन आया था पीछे। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट्स है वो डेवलपिंग एन अजाइल माइंडसेट, ये जो डायग्राम है इसमें बता रखा है कि कौन कौन से अजाइल माइंडसेट के एट्रीब्यूट्स है। तो देखो दोस्तों मैंने डायग्राम बना रखा है, कॉग्निटिव एजिलिटी,
फिर बना रखा है मैंने प्रोफेशनल एंड पर्सनल एजिलिटी, और फिर क्या है चेंज एजिलिटी, और फिर क्या है सोशल एजिलिटी। विंग्स वन के 2023 में ये क्वेश्चन भी आया था कि इन चारों ऑप्शन में से अजाइल माइंडसेट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। तो 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने थे, तो ये चारों ऑप्शन थे उसमें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है कोर्स लेंदी है और क्या है मतलब डीप है, ठीक है। डीप बोल सकते हैं, लेंदी तो नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी थी मेरे को, तो ये मैंने डिटेल में बना रखा है। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं ट्रिक के साथ आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो ये जो है ये 4 जो एट्रीब्यूट्स है उसको याद करने की जो मैंने ट्रिक बनाई थी, वो देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। CA से क्या हो गया कॉग्निटिव एजिलिटी, SA से क्या हो गया सोशल एजिलिटी, फिर CA से क्या हो गया चेंज एजिलिटी, फिर PPA से क्या हो गया प्रोफेशनल एंड पर्सनल एजिलिटी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कासा कापा, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप, कासा कापा, ठीक है। CA से हो गया कासा, फिर उसके बाद CA से हो गया कापा, ठीक है। तो आप इसको 4-5 बार बोलोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि अजाइल माइंडसेट जो है उसके कितने एट्रीब्यूट्स थे। तो 4 एट्रीब्यूट्स थे, और 4 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, कासा कापा, ठीक है। कासा कापा, CA पहला वाला का हो गया तो चेंज एजिलिटी, फिर कासा में ऐसे आ गया सोशल एजिलिटी, फिर का आ गया कासा कापा, फिर आ गया सी का, ठीक है। तो एक कॉग्निटिव सी है और एक क्या है चेंज, आपको याद रख लेना है। फिर कापा में PPA आना है, आपको याद रखना है प्रोफेशनल एंड पर्सनल एजिलिटी, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक वो कौन सा है हमारा, डेवऑप्स माइंडसेट, ठीक है। डेवऑप्स माइंडसेट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है काफ़ी लेंदी वीडियो ना हो जाए, तो ये जो डेवऑप माइंडसेट है ये हम नेक्स्ट जो पार्ट है बिजनेस स्किल 2 का उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।